अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, साल 2014 भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ इस देश की सत्ता में आसीन होते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 का दिन है और आज का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बीजेपी की जीत का अश्वमेध घोड़ा लगातार दौड़ रहा है। इस लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बना लेना कोई साधारण कार्य नहीं बहनों भाइयों, ये एक असाधारण राजनीतिक उपलब्धि है, कोई लाख आलोचना करे। लेकिन भारत जैसी विभिन्न राजनीतिक दलों वाले, बोली भाषा वाले क्षेत्र के इस देश में, जहां हर 10 किलोमीटर के बाद बोली और 50 किलोमीटर के बाद पानी बदल जाता हो, उस देश पर शासन करना बहनों भाइयों बहुत बड़ा काम है। तीसरी बार सत्ता में आना कोई साधारण बात नहीं है बहनों भाइयों, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्ता में लगातार जनता का विश्वास हासिल करते हुए बने रहना। लेकिन इन 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि क्या है, उनकी सफलता क्या है और उनकी विफलता क्या है, आज इसी मसले पर चर्चा करें। बहन भाइयों, 11 साल पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हुए और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी। तीसरा कार्यकाल चल रहा है, कार्यकाल पूरा होता है 15 साल होंगे। बहन भाइयों, भारत जैसे मुल्क पर 15 साल तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहना, 11 साल तक की सरकार पूरी कर लेना, वो भी मेजॉरिटी के साथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह मैं राजनीतिक उपलब्धि मानता हूं। भारत ऐसा मुल्क है और उत्तर प्रदेश ऐसा मुल्क है, दूसरे राज्य ऐसे हैं, हर गली में 2 नेता, हर घर में 1 नेता और हर विधानसभा में 100 नेता, बड़े बड़े ताकतवर कद्दावर, विभिन्न विचारधारा, विभिन्न मुद्दे, विभिन्न पहनावे, विभिन्न सामाजिक शैली, विभिन्न जातीय समीकरण, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां, विभिन्न मुद्दे, उनके बीच भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार में आना, इसीलिए मैं कहता हूं यह असाधारण उपलब्धि है। 2014 से अब तक का उनका कार्यकाल, इसकी तारीफ भी है, इसकी आलोचना भी है, तमाम विषय हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक उपलब्धि समकालीन नेताओं के मुकाबले उन्हें ज्यादा बड़ा बनाती है। मोदी की आलोचना करने वालों का भी एक वर्ग है और मोदी की प्रशंसा करने वालों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये वो आम आदमी है जो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कनेक्ट है, उनके विचारों से, उनकी तकरीरों से, उनकी योजनाओं से, उनके फॉलोअप से, उनके मन की बात से, उनके नियमित संवाद प्रक्रिया से। विपक्ष के नेता तमाम ये आलोचना करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यह कैसे जीत गए, वो कैसे जीत गए। बहनों भाइयों, भारत ऐसा मुल्क है जहां पर आप जबरदस्ती से शासन नहीं कर सकते। ये वो देश ही नहीं है जहां आप जोर जबरदस्ती से सत्ता पर आसीन रह लें। आपको जनता के बीच जनता का विश्वास जीतना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक विचारधाराओं के थ्रू राजनीतिक मैनिपुलेशन हर कोई करता है। आजादी के बाद से हमारा इतिहास देखें, सबने किया है, किसने नहीं किया। लेकिन उसके साथ साथ जनता का विश्वास भी हासिल किए रहना उपलब्धि है। आप उनके वादे और उनकी डिलीवरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं वो अपने समकालीन राजनेताओं के मुकाबले उन्हें ज्यादा बड़ा बनाते हैं और उनके मुकाबले में समकालीन नेता अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहे, बीजेपी के भीतर भी, बीजेपी के बाहर भी। एक राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने इतनी हार के बाद भी उतनी ही ताकतवर, उतने ही उच्च मनोबल के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, वो एक अलग किस्म का व्यक्तित्व है, वो भी बेमिसाल व्यक्तित्व है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राजनीतिक जो विमर्श है हमारे देश में, उसका कोई मुकाबला नहीं। इस बात को कोई माने या ना माने, आलोचना करने वालों को लगता है अरे तारीफ क्यों हो रही है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि एक व्यक्ति अपनी पार्टी में जनता से लगातार सपोर्ट हासिल हो रहा है, मैंडेट हासिल हो रहा है, राज्य दर राज्य चुनाव भी जीत रहे हैं।
जब लोग ये मान रहे थे कि 2024 के चुनाव में मैंडेट नहीं आया, 240 सीट पर बीजेपी रुक गई, हरियाणा जीत लिया, राजस्थान जीत लिया, मध्य प्रदेश जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया। व्हाट नेक्स्ट? ये उपलब्धि है और इन उपलब्धियों को बहनों भाइयों विपक्ष के आरोपों मात्र से खारिज नहीं किया जा सकता। इन उपलब्धियों का शोध का विषय होना चाहिए कि क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में विश्वास की भावना है। एक मेजॉरिटी है जो उन पर फेथ करती है, कुछ ब्लाइंड फेथ भी करते हैं, उनकी स्कीम्स के कारण, उनकी विचारधारा के कारण, उनको हिंदुत्व के एजेंडे के कारण, उनके बैकग्राउंड के कारण, उनके काम करने की शैली के कारण। लेकिन आप उनको राजनीति से यह नहीं कह सकते कि ये कोई जोर जबरदस्ती से जीत रहा है। ये एक शोध का विषय है और हमेशा ये देखना चाहिए कि सामने वाला जीत क्यों रहा है। बहनों भाइयों, नैतिक अनैतिकता की बात बाद में होगी। जब युद्ध और चुनाव होते हैं तो पहले उसे जीतना होता है। जब आप जीत के आते हैं बाकी बातें बाद में होती हैं। आप नैतिकता का नियम हर जगह लागू नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में बहुत चीजें होती हैं, वैसे ही चुनाव का मैदान है। तो अब इस पर प्रश्न चिन्ह आप खड़े कर सकता है विपक्ष या आलोचक। व्हाट ही प्रॉमिस्ड, व्हाट ही डिलीवर्ड। उन्होंने वायदे क्या किए, वायदे पूरे क्या किए, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन इन 11 सालों में उनकी सफलता और विफलता, आज दोनों पर हम चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए। आरक्षण की सुरक्षा, सामाजिक दृष्टि से जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, हर हाल में ये अधिकार उनको मिले, इसके लिए उनकी सुरक्षा, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए किए गए प्रयास, ये संकल्प है जिसे ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11, कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहां से हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। तो बहन भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष सिंधवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एमआईएम के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। राजेश चौधरी जी,